माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने पैसिव में कुछ नए रूल्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा है आप लोग मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कल तक मैंने आपको सामान्य रूल्स बताए थे कि किस प्रकार से हम वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, क्रिया की फॉर्म को कौन से फॉर्म में चेंज करते हैं, और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। देखिए, जब सब्जेक्ट के रूप में हमें नाउन और प्रोनाउन दोनों ही दिया होता है, कभी नाउन मिलता है और कभी प्रोनाउन। तो नाउन होता है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो प्रोनाउन होता है उसके भाग में वो चेंजेज होता है। किस प्रकार से चेंज करते हैं आप देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से परिवर्तन होता है कि आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम और शी का हर। नाउन के रूप में आता है तो नाउन को नाउन के रूप में ही लिखते हैं और उससे पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बताइए? बाई। फिर बाद में मैंने आपको लिखाया था कि कुछ सब्जेक्ट एक्टिव में ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? अनइम्पोर्टेंट इट मीन्स महत्वहीन, जिनको पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना आवश्यक नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, तो वहीं से हटा देते हैं, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो उससे पहले बाई का यूज भी नहीं करते। देखिए, कल भी मैंने वाक्य लिखा था, आज मैं फिर लिख रहा हूं। जैसे द पीपुल स्पीक, द पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। द पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहां पर सबसे पहले कल मैंने ऑब्जेक्ट ही बताया था कि ऑब्जेक्ट की पहचान हम कैसे करेंगे। मेन वर्ब के बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो मेन वर्ब स्पीक है और स्पीक के बाद में आपको क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में हमें क्या मिला? इंग्लिश। तो इंग्लिश को हम आगे ले लेंगे, इंग्लिश। अब ये हमारा टेंस का वाक्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसे हम आर लगाएंगे। तो इंग्लिश इज, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पोकन। द पीपुल ये अनइम्पोर्टेंट है, इसको हम हटा सकते हैं। और फिर एंड में क्या रहता है? अदर्स। स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस प्रकार से बनाते हैं। जैसे द फार्मर ग्रू, द फार्मर ग्रू क्रॉप्स इन द फील्ड। तो वाट और हुम, ग्रू ने उगाता था। क्या उगाता था? ऑब्जेक्ट के लिए वैसे पता है ग्रू हमारी मेन वर्ब है, तो क्रॉप्स हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो क्रॉप्स वर ग्रोन, क्रॉप्स वर ग्रोन बाय द फार्मर, क्रॉप्स वर ग्रोन बाय द फार्मर इन द फील्ड। इस प्रकार से हम सामान्य वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। आज जो बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं, रूल्स वही हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे कक्षा का स्तर आगे बढ़ता है,
रूल्स में जटिलता आती जाती है और हम उस विषय वस्तु में आगे भी प्रवेश कर रहे हैं। तो देखेंगे, आज मैं आपको बता रहा हूं डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। जैसे यहां पर एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जब सिंगल ऑब्जेक्ट होता है तो वाक्य में उसी को ही सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है जो वाक्य में दे रखा है। लेकिन जब वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट होंगे तब हमारे सामने विकल्प रहेगा कि हम दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख सकते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट अपने ही स्थान पर रहेगा। अब यह हम पर डिपेंड करता है कि हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को बाहर लेते हैं या सेकंड ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो अब देखेंगे, आप भी अपनी नोटबुक खोलें और इसमें हेडिंग डालेंगे और जो बिंदु लिखवाया जा रहा है उसको लिखेंगे। देखिए, शुरू होता है डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। तो देखिए, लिखिए, यदि वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट हो, डबल ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय दोनों में से किसी भी, पैसिव बनाते समय दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तथा दूसरा अपने ही स्थान पर रहता है, अपने ही स्थान पर रहता है। ये विशेष है और विशेष भी सामान्य है। जब डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो एक को ही तो बाहर निकाला जाएगा, दोनों को छोड़ दिया जाएगा। अब एक बाहर निकालेंगे तो दोनों में से कोई सा फर्स्ट या सेकंड, कोई सा भी एक बाहर आएगा और दूसरा अपने ही स्थान पर रहेगा। तो क्या चेंजेस होते हैं? तो इसमें ए बिंदु हो गया, बी लिखेंगे, यदि हम सेकंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो प्रथम ऑब्जेक्ट से पूर्व टू का यूज करते हैं। ये सामान्य बात है। दो ही बातें ध्यान रखनी है कि डबल ऑब्जेक्ट होता है तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और दूसरा अपने ही स्थान पर रहता है। अब कोई से भी ले सकते हैं, पहला आगे लोगे तो दूसरा अपने स्थान पर रहेगा और दूसरे को आगे लोगे तो पहला अपने स्थान पर रहेगा। लेकिन इसमें कुछ रूल्स लिख रहा है कि सेकंड ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो प्रथम ऑब्जेक्ट पर टू का यूज करेंगे और प्रथम को पहले लेंगे तो सेकंड से पहले को टू की आवश्यकता। अब हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह होता है पर्सन। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन। और सेकंड ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड ऑब्जेक्ट वह होता है थिंग्स। जब डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो एक क्रम फिक्स होता है, पहला ऑब्जेक्ट व्यक्ति होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट वस्तु होता है।
तो हमेशा ध्यान रखो, जब वस्तु को पहले लेंगे तो व्यक्ति से पहले हम किसका यूज करेंगे, टू का, जिसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं। एक बार इसको लिख लें, फिर मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। देखिए पहला वाक्य, ही गेव मी ए बुक यस्टरडे। ही गेव मी ए बुक यस्टरडे। अब इसको समझने का प्रयास करना। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट छांटेंगे इसके अंदर, कौन कौन से हैं। तो गेव मेन वर्ब होगी, ये गेव हमारी क्या है, मेन वर्ब। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, मेन वर्ब के जस्ट बाद क्या है, पहला मी। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मी, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए बुक। बताया था फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर्सन, मी किसके लिए आता है, व्यक्ति। सेकंड ऑब्जेक्ट वस्तु, तो हो गई। अब यहां पर आप किस तरह बनाएंगे इसको, देखो दोनों में से हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे और दूसरा अपने स्थान पर रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रथम ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं। पहला ऑब्जेक्ट हमारा मी है, जब मी को आगे लेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, आई। पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए क्या लगा देंगे, वाज। क्रिया की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, इसको क्या करेंगे, थर्ड। तो गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, आई वाज गिवन। अब गिवन के बाद में पहला ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, तो दूसरा यहीं पर रहेगा, तो यहां पर लिख देंगे ए बुक। आई वाज गिवन ए बुक बाय हिम यस्टरडे। I was given a book by him yesterday। अगर इसी को हम सेकंड से बनाते हैं तो सेकंड ऑब्जेक्ट ने क्या कहा है कि जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेते हैं तो प्रथम ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज करते हैं। यानी ए बुक को शुरू में लेंगे तो मी से पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, टू। जैसे ए बुक was given, अब मी से पहले क्या लगा रहे, टू, तो given to me। ए बुक was given to me बस by him yesterday। अब बताओ इसमें कहां कोई अंतर है, सारे रूल्स वही हैं, केवल अंतर ये था डबल ऑब्जेक्ट आ गए तो दोनों में से किसी भी एक को बाहर ले लिया और दूसरा वहीं पर छोड़ दिया। तो आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूं ताकि और अच्छा क्लियर हो जाए। दूसरा, द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूट्स us। The chief guest distributes us prizes every year। वाक्य पढ़ लेंगे, द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूट्स अस प्राइजेज एवरी ईयर। सबके समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, पहला ऑब्जेक्ट हमारा अस और दूसरा ऑब्जेक्ट प्राइजेज। पहला ऑब्जेक्ट अस और दूसरा क्या है, प्राइजेज। अगर हम पहले ऑब्जेक्ट को अस को बाहर लेते हैं तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वी। वी के साथ आ जाएगा आर, ठीक है। वी आर डिस्ट्रीब्यूट्स, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड। वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड, अब अस को बाहर लिया है, प्राइजेज दे रहेगा। वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेज, फिर बाय द चीफ गेस्ट एवरी ईयर।
ये आपका वाक्य बन गया। वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेज बाय द चीफ गेस्ट एवरी ईयर। किससे बनाया हमने इसको? फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाया। सेकंड से बनाएंगे तो अस के पहले क्या लगा देंगे? टू। सेकंड से को बाहर लेते हैं तो प्रथम ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे? टू। तो यहां पर वही प्राइजेस लिख देते हैं। प्राइजेज आर, सेम वही रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड टू अस। अब अस से पहले टू लग गया, शेष वही है, बाय द चीफ गेस्ट एवरी ईयर। अब यहां पर इज एम आर का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हम इज एम आर का यूज करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपके डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य समझ में आया होगा। अब इस बिंदु को आगे बढ़ाते हुए एक प्रकार और बता रहा हूं, वो है हमारा नेगेटिव। क्योंकि वाक्य का प्रकार कोई सा हो सकता है, तो पैसिव का भी वही प्रकार हो जाता है। अगर हम सेंटेंस नेगेटिव होगा तो पैसिव भी नेगेटिव बन जाएगी, इंट्रोगेटिव होगा तो उसकी पैसिव भी इंट्रोगेटिव बन जाएगी। तो वाक्य के प्रकार से पैसिव के प्रकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसा वाक्य में हमने किया है चेंज है, वैसा हम पैसिव में डालें। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालेंगे आप, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें लिखेंगे यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसकी पैसिव भी नेगेटिव बनेगी, उसकी पैसिव भी नेगेटिव बनेगी। सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसकी पैसिव भी क्या बनेगी? नेगेटिव। अब नेगेटिव बनने का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना। हेल्पिंग वर्ब तो वही लगाते हैं जो हमने बताया था। हमको क्या करना है? नॉट लगाना है। अर्थात हेल्पिंग वर्ब के साथ, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का नॉट का यूज करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब दो शब्द में होगी तो नॉट कहां लगाएंगे? दोनों के बीच में। यदि हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों में हो, दो या दो से अधिक शब्दों में हो, दो या दो से अधिक शब्दों में हो, तो नॉट का यूज प्रथम शब्द के बाद करते हैं, के बाद करते हैं, तथा शेष शब्दों को, तथा शेष शब्दों को नॉट के बाद रखते हैं। शेष शब्दों को नॉट के बाद रखते हैं। ये नेगेटिव का रूल्स है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसकी पैसिव भी नेगेटिव बनेगी, और नेगेटिव बनने का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करते हैं। अब दो या दो से अधिक शब्द में है तो हेल्पिंग वर्ब का वही प्रथम शब्द के बाद ही लगना है। अन्य शब्द है वो नॉट के बाद रहेंगे। जैसे एग्जांपल लिखता हूं, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। कौन से टेंस का वाक्य? ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
तो क्या हो जाएगा? फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय हिम। एग्जाम्पल हो गया, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, इट मीन्स फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय हिम, सिंपल। दूसरा वाक्य, आई वाज नॉट ईटिंग फूड। आई वाज नॉट ईटिंग फूड इन द किचन। क्या बनेगी इसकी? नेगेटिव है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। आईएनजी आ रहा है तो बिंग हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फूड। फूड वाज नॉट बीइंग। फूड वाज नॉट बीइंग। वाज बीइंग वर्बिंग आता है, तो बीइंग बीच बाद में आया, नॉट नो के बीच में। तो फूड वाज नॉट बीइंग ईटन बाय मी इन द किचन। इन द फूड was not being eaten by me in the kitchen। इस प्रकार से अगर सेंटेंस नेगेटिव आता है तो नेगेटिव की पैसिव बनाएंगे। आज का मेरा वीडियो यहीं पर पूरा होता है। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।